शाहजहांपुर इस्मत रेजी मामले में नया मोड़ आया है। मुतासरा लड़की जबरन वसूली के इल्जाम में अपने 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर ली गई है। वाजरे के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल मुतासरा की जमानत अर्जी मुस्तरद कर दी थी। एसआईटी ने दावा किया है कि लड़की की बातचीत का वीडियो एसआईटी के पास मौजूद है। एसआईटी ने कहा कि जबरन वसूली के ताल्लुक से लड़की बातचीत कर रही थी। आरबीआई ने पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर पाबंदी लगा दी है। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलाइजेशन एक्ट के सेक्शन 35A के तहत कार्रवाई करते हुए कामकाज पर पाबंदी लगा दी है। वाज़ेह रहे कि बैंक के गलत रवैये के सबब पाबंदी लगा दी गई है। अब पीएमसी बैंक में रकम जमा कराने और एफडी कराने पर पाबंदी लग गई है। अब पीएमसी बैंक सार्फिन सिर्फ 1000 रुपए ही निकाल सकेंगे। पाबंदी के बाद बैंक सार्फिन काफी नाराज नजर आ रहे हैं और बैंक के बाहर बैंक सार्फिन का हुजूम देखा जा रहा है। झारखंड रियासत के मजलिस मुस्लिमीन के सदर मोहतरम बरादरन जनाब मलिक साहब, रियासत झारखंड और मगरबी बंगाल के मुस्लिमीन के मुबस्सिर मोहतरम जनाब आसिम गफ्फार साहब, शहनशीन पर तशरीफ फरमा जनाब एजाज अली साहब जो झारखंड मजलिस के तंजीम के जिम्मेदार हैं, और दाइश पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब अजय पिरके साहब, अर्जुन टोको साहब, जनाब वफा साहब, रंजीत सिंह साहब और हमारे चंद्रन सिंह साहब। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं जयपाल सिंह मुंडा की सरजमीन पर आपके दरमियान में आकर खड़े होकर मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपनी बेपनाह मोहब्बतों से मुझे नवाजा। मेरे पास अल्फाज नहीं है और मैं शर्मिंदा भी हूं कि मैं यहाँ पर दाइश के नीचे खड़े होकर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और आप पानी में भीग कर बरसते बारिश में यकीनन आपका यहाँ पर हजारों की तादाद में जमा होना और आसमान से बरसते पानी आपके मोहब्बत और आपके अज़म को और आपके हौसले को नहीं रोक पा रहा है। मैं इसको सलाम करता हूँ। जिस तरह आज आप यहाँ पर जमा होना और अपने आप को अल्लाह की तरफ से बरसते हुए रहमत के बारिश में अपने आप को भिगोना, मुझे यकीनन हम तमाम मजलिस के लोगों को उनके हौसलों को बुलंद करता है और आपका एक अज़म और हौसले के साथ यहाँ पर ठहरना, ये इस बात का पैगाम हम पूरे झारखंड और रांची में दे रहे हैं कि अब हम मुत्तहिद हो चुके हैं और अब हम इंशाअल्लाह ताला हमारे इत्तेहाद को कोई कमजोर नहीं कर पाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आपको सिर्फ यही पैगाम देने आया हूँ कि जिस तरह आज बरसते बारिश में आप खड़े होकर हमारी बात को और अपनी मोहब्बत में सबूत दे रहे हैं, इसी तरह आज हमारे मुल्क में हमारे सरों पर काले बादल मंडरा रहे हैं और हमारे दुश्मन ये समझ रहे हैं कि काले बादल जो हमारे सर पर मंडरा रहे हैं उससे हम कमजोर पड़ जाएंगे, उससे हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे। मुझे यकीन है
आगे बढ़ने को रोक सकते हैं। मैं फिर से आपको सलाम करता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने आपसे कहा था ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे जयपाल सिंह मुंडा की सरजमीन को बिठाया। मेरे भाई, आप जानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा कौन थे। वो एक बहादुर और एक बेपनाह कैरेक्टर रखने वाले एक लीडर थे। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और आजाद हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और जब हम अपना संविधान बना रहे थे, उस संविधान को बनाते वक्त जयपाल सिंह मुंडा साहब आगे बढ़े, इलेक्शन को जीता और जब संविधान सभा में हो गए तो आलाजाद के लोग उन पर तंज कर रहे थे उनके लिबास को देखकर। तो जयपाल सिंह मुंडा ने उनके इस तंज को अपने करीब आने नहीं दिया। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आजाद हिंदुस्तान में हमने जयपाल सिंह मुंडा की इस कुर्बानी को बुला दिया। कौन थे ये जयपाल सिंह मुंडा? जो इंग्लैंड जाकर तालीम हासिल किए और जिस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर बाहर जाकर तालीम को हासिल किए थे, वैसे ही उन्होंने तालीम को हासिल किया। और फिर ओलंपिक्स में 1928 के ओलंपिक्स में जयपाल सिंह मुंडा ने हॉकी टीम की नुमाइंदगी की, उसकी कप्तानी की और हिंदुस्तान को मेडल दिलाया। और यही वो जयपाल सिंह मुंडा है जिसकी वजह से आज झारखंड में और पूरे हिंदुस्तान में आदिवासियों को आरक्षण मिला। यही वो जयपाल सिंह मुंडा है जिसकी मेहनत, जुस्तजू और कुर्बानियों की वजह से हमारे संविधान में शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का जिक्र हुआ। यही वो जयपाल सिंह मुंडा है जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में अगर कोई आदिवासी अपना मजहब तब्दील करता है तो तब भी उसका आरक्षण बरकरार रहता है। इसलिए कि संविधान के उस कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली में यही जयपाल सिंह मुंडा ने इस बात को बरकरार रखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे जयपाल सिंह मुंडा का वाकया याद आ रहा है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कानून साज असेंबली में खड़े होकर अपनी तकरीर में कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, संविधान सभा को चलाने के लिए हर दिन हमको 10,000 रुपये का खर्चा होता है। तो यही जयपाल सिंह मुंडा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ देखकर मुखातिब होकर कहा, ऐ नेहरू, क्या तुम भूल गए कि हिंदुस्तान में उस वक्त 2.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी रहते हैं? क्या हमारी कीमत 10,000 रुपये है? तो पंडित नेहरू के पास कोई जवाब नहीं था। मैं आज आपके दरमियान में ठहर कर झारखंड के उन बुजुर्गों का जिक्र करना चाहूंगा जिनके वजूद ने, जिनकी कुर्बानियों ने, जिनकी मेहनत ने, जिनकी जिंदगी का पैगाम यही और जद्दोजहद था, जिसकी वजह से आज एक झारखंड रियासत बन सकी। मैं आपके सामने खड़े होकर मेरे गयूर नौजवानों, जयपाल सिंह मुंडा का क्या पैगाम था? जयपाल सिंह मुंडा ने जब आरक्षण का मुतालबा किया तो ये नहीं कहा, उस दस्तूर साज असेंबली में बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, तो जयपाल सिंह मुंडा ने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे भीख मांगता हूं, तुम आदिवासियों के लिए आरक्षण दे दो। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं तुमसे अपना हक मांग रहा हूं। मैं उन लोगों से अपना हक मांग रहा हूं जिन्होंने 6000 साल तक आदिवासियों पर जुल्म किया, और मैं तुमसे आरक्षण का मुतालबा करता हूं। आज
जयपाल सिंह मुंडा की तकरीर के अल्फाज मुझे याद आते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा ने क्या कहा कानून साज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि हर एक को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो जैन हो या मुसलमान हो। ये पैगाम जयपाल सिंह मुंडा हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों को दे रहा है, झारखंड के गयूर मुसलमानों को पैगाम दे रहा है, झारखंड की सरजमीन पर बसने वाले हमारे गयूर आदिवासी भाइयों और बहनों को दे रहा है, ईसाइयों को दे रहा है जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को मानते हैं। आज भी जयपाल सिंह मुंडा वो तुमको पुकार पुकार कर कह रहा है कि वतन अजीज हिंदुस्तान में अगर तुमको इंसाफ मिलना है तो याद रखो आलाजाद के लोग तुमको भीख मांगने पर इंसाफ नहीं देंगे। इंसाफ तुमको उस वक्त मिलेगा जब तुम उठ खड़े होगे अपने इंसाफ के हक को लेने के लिए। तुम उठ जाओगे, तुम अगर आज बेदार हो जाओगे, अगर आज तुम गुलामी की जंजीरों को तोड़ दोगे, अगर आज तुम अपने दिल से मोदी और आरएसएस का खौफ को मिटा दोगे, तुम अपने दिलो दिमाग से कांग्रेस की उस मक्कारी को निकाल कर फेंक दोगे, तो यकीन जानो इंसाफ शुरू होना यहां से इस गांधी मैदान से शुरू हो जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहीं पर इसी सरजमीन पर जहां पर मुझे आने का मौका मिला, मैं कैसे रुक जाइए वरना आप नारे मारिए मैं बैठ जाऊं। सुनिए, मैं सरजमीन पर आया हूं और बगैर अपनी बात खत्म करे मैं ये जरूरी समझता हूं, अपना अखलाकी फरीजा समझता हूं कि सन 57 की जंग आजादी में उन मुजाहिद का जिक्र करो जिन्होंने झारखंड और हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी कुर्बानियों को पेश किया। वो हजरत शेख भिखारी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र है। सुनो नौजवानों, तुमको ये आरएसएस के लोग कहते हैं, ये बीजेपी के लोग हमसे कहते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है। अरे पूछो उन लोगों से कि शेख भिखारी जब सन 57 में अंग्रेजों को आदिवासियों के साथ मिलकर मार मार कर भगा रहे थे तो कहां थे आरएसएस की चड्डी पहनकर लड़ ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बीजेपी शिवसेना के दरमियान सीट शेयरिंग के ताल्लुक से अभी भी मामला उलझा हुआ है। ऐसे में शिवसेना की तरफ से अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं। शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने कहा कि 288 सीटों की तकसीम हिंद पाक के बंटवारे से भी संगीन है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर हम हुकूमत में होने के बजाय ओपोजिशन में बैठे होते तो आज की तस्वीर कुछ और ही होती। गठबंधन की चिंता जितनी कि गठबंधन के बारे में ज़्यादा चिंता मीडिया में है, हमको नहीं है, ना बीजेपी को है ना हमको है। अगर हमको चिंता नहीं है, हम रिलैक्स है, तो आप सब लोगों को रिलैक्स होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गठबंधन की चिंता जितनी उनको है उतनी हमको भी है, और दोनों पार्टी के प्रमुख लोग सीट शेयरिंग के बारे में सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं, और जो भी निर्णय है आज या कल आपको बता दिया जाए। बहुत ही आखिरी दौर तक की चर्चा आई है, अब हो जाएगा। इतना बड़ा महाराष्ट्र है, 288 सीटों का बंटवारा करना है। हाँ, ये बंटवारा करना जो है 228 सीट का, वो भारत पाकिस्तान के बंटवारे से भी भयंकर है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। इत्तेहाद को लेकर कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन दोनों के दरमियान बातचीत का दौर जारी है। शिवसेना की जानिब से बयानबाजी पर महाराष्ट्र बीजेपी इंचार्ज सरोज पांडे का कहना है कि हर बात पार्टी फोरम से बाहर करने की नहीं होती। सरोज पांडे से बात की हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने।
चुनाव को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा है कि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन कब होगा। हमारे साथ प्रभारी सरोज पंडित जी। मैम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अब तक गठबंधन को लेकर कहाँ पेच अटका हुआ है? कहीं कोई पेच नहीं अटका हुआ है। बातचीत है, बातचीत का दौर है। बातचीत में विचार विमर्श के बाद ही निर्णय होता है। हम निर्णय की अंतिम प्रक्रिया पर हैं और निर्णय बहुत जल्दी होगा, जो आपकी भी जानकारी में होगा। उद्धव जी कह रहे हैं कि हमारी सूची तक मुख्यमंत्री बनाएंगे, यहाँ तक उन्होंने कह दिया है। तो सीटों को बंटवारे को लेकर उनकी एक मांग थी कि 50-50 फार्मूला। क्या बीजेपी को 50-50 फार्मूला अभी तय माना जा रहा है? कुछ बातें बातचीत के बाद ही तय हो पाएंगी, इसलिए अभी मैं उस विषय पर नहीं कुछ कह पाऊंगी। एक सवाल और है कि उनके नेता कहते हैं कि ये बंटवारा पाकिस्तान के बंटवारे से भी ज्यादा 228 सीटें बांटना काफी मुश्किल हो रहा है। पता नहीं, ये उनके स्वयं के विवेक का निर्णय है। अपने बयान पर उन्होंने जिन विषयों को कहा है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करती, लेकिन कुछ बातों को दल में ही कहना चाहिए, बाहर कहने की बातें नहीं होती। एक आखिरी सवाल, कब तक इस पूरे जो गठबंधन को लेकर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? बहुत जल्दी। हम अंतिम दौर में हैं, परिणाम भी बहुत जल्दी आएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सरोज पांडे जी, जिनका साफ कहना था कि अंतिम दौर की बातचीत चल रही है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो परिस्थिति है साफ हो जाएगी और गठबंधन होगा। मुंबई से अविनाश लोंढे के साथ वसीम अंसारी, न्यूज 18। अयोध्या मामले में सुनवाई का सिलसिला जारी है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने अपनी जरा मुकम्मल कर ली है, जबकि जफरयाब जिलानी ने जरा शुरू की है। वाज़ेह रहे कि 1950 में निचली अदालत से पूजा करने की इजाजत तलब करने वाले गोपाल सिंह का 1986 में इंतकाल हो गया था। उनके बाद उनके बेटे राजेंद्र सिंह पैरवी कर रहे थे। धवन ने कई गवाहों के बयान का हवाला देते हुए साबित किया कि मुसलमान मुसलसल दावा करते हैं। मुसलमान चाहते थे कि नमाज के दौरान कोई दूसरा स्पीकर वहां नहीं हो। इस तरीके से साबित होता है कि वहां नमाज होती रही है। मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में ऑक्सब्रिज तालीमी इदारे ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एमबीए और दीगर कोर्सों में मुफ्त दाखिला देने का ऐलान किया है। वादी के हालात को देखते हुए इस खसूसी पेशकश का ऐलान किया गया है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का मरकज समझे जाने वाले शहर बेंगलुरु में बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के लोग मुकीम हैं। यहाँ चंद कश्मीरियों ने मिलकर कॉलेज भी कायम किया। एजाज अली खान और मंजूर अली खान ने 1997 में ऑक्सब्रिज कॉलेज कायम किया। इस कॉलेज में मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। वादी कश्मीर के हालात को देखते हुए कॉलेज ने जम्मू कश्मीर के तलबा को MBA में मुफ्त एडमिशन देने का ऐलान किया है। ऑफर दिया एक्चुअली कश्मीरी स्टूडेंट्स को इस वक्त सिर्फ MBA के लिए दिया है, क्योंकि वो कोर्स इस वक्त अवेलेबल है। बाकी सब कोर्सेज का एडमिशन क्लोज हो गया है इन द मंथ ऑफ जुलाई। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन कश्मीर में है उसको नज़र रख के हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे कश्मीरियों के लिए। तो हमने क्या किया कि हमने 25% ऑफ MBA के जो कोटा है उसमें से 25% कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए फ्री रखा है। यानी कि उनको ट्यूशन फीस भी नहीं देना पड़ेगा, एडमिशन फीस भी नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। जस्ट रजिस्ट्रेशन फीस जो है, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है अप्रॉक्सिमेटली इट विल बी 2 years MBA के लिए 25,000 टोटल रहेगा। ये हमने इस बार स्टार्ट किया। इस मौके पर डॉक्टर मंजूर अली खान ने कहा कि MBA कोर्सेज के लिए ख्वाहिशमंद तलबा फौरन KMAT कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपनी दरख्वास्त दें। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अगर किसी ने एंट्रेंस टेस्ट दिया है तो उसका लास्ट डेट 1 महीने भी और चलेगा, मगर अगर किसी ने एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि MBA के लिए मैनेजमेंट के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने वहाँ CMAT दिया, NET दिया, CAT दिया, कुछ भी, वो डायरेक्टली आके एडमिशन ले सकता है। अगर किसी ने ये एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिए तो वो क्या कर सकते हैं, 30th ऑफ दिस मंथ लास्ट डेट है KMAT का, तो दो ऑनलाइन जाके बाहर किसी के फ्रेंड्स का कोई रिलेटिव है उनको, तो वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं KMAT में और वहाँ रजिस्ट्रेशन करके फिर उसके बाद में कॉलेज में आ सकते हैं। ऑक्सब्रिज इदारे ने MBA की कुल 60 नशिस्तों में 15 नशिस्तें जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस करने का फैसला किया है। आने वाले तालीमी साल से दीगर कोर्सेज में भी 25 नशिस्तें जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए मुख्तस करने का यहाँ फैसला लिया गया। न्यूज 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट।
वादी कश्मीर में नामसाइद हालात के चलते तिजारत पेशा अफराद को शदीद धचका लगा है। एक तखमीने के मुताबिक अभी तक 10,000 करोड़ से जायद की मालियत का नुकसान हुआ है। ताजिर तबका परेशान है, वो बैंकों से लिए गए कर्जाजात वापस करने से कासिर है। पेश हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट। दफा 370 और 35A को हटाए जाने को 50 रोज गुजर चुके हैं। वादी कश्मीर के बाजारों में लगातार सन्नाटा नजर आ रहा है। गुज़िश्ता 50 रोज से दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे मुकम्मल बंद हैं। इससे करीब 10,000 करोड़ से जायद की मालियत का भारी नुकसान इस तबके को उठाना पड़ा है। उधर सिर्फ महकमा ट्रांसपोर्ट को अब तक 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बैंक लोन पर गाड़ियां खरीदने वाले कई ट्रांसपोर्टर्स कर्जा तक अदा नहीं कर पा रहे हैं। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी बड़े ही मुश्किल हालात से गुजर रही है। KCCI के दफ्तर में काम करने वाले मुलाजमीन को मोबाइल या इंटरनेट की सहूलत तक दस्तयाब नहीं है। चैम्बर के सदर आशिक हुसैन ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा कि चूंकि अभी कारोबार को मजीद नुकसान होने का इम्कान है, तो ऐसे में हालात मामूल पर आने के बाद ही नुकसान का असल तखमीना लगाया जा सकता है। जो भी आपका ट्रेड है वो फंसा, मैंने कहा कि 8 से 10,000 करोड़ जो है मालियत का नुकसान हो गया है अभी तक, और इसका इम्पैक्ट जो है वो आगे भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा। क्योंकि जब भी आप देखें, जब हम सेक्टर की बात करें, हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ले लें तो वही ट्रांसपोर्ट का सेक्टर जो है 500 करोड़ से ऊपर 500 करोड़ प्लस, वो 1,000 करोड़ भी जा सकता है। क्योंकि अभी तक हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है कि कितने सफ़र हो चुके हैं, क्योंकि ज़बरदस्त सेक्टर डिस्टर्ब्ड है। आप उधर से निकलिए, हमारा टूरिज़्म सेक्टर है जो साल भर का अभी 4 से 5,000 करोड़ काम करता है, और वो भी सीजनल बेस्ड। तो इससे हमारा क्या होता है कि हम जो आपके पास फिगर्स देंगे वो तब दे पाते हैं, एग्जैक्ट फिगर्स हमारी असेसमेंट होती है, हम एक्सपर्ट्स कमेटी बिठाते हैं इस पे और लोगों को सामने रखते हैं कि देखिए जी अभी तक इतना नुकसान हुआ है इन चीज़ों से, जब से ये स्टार्ट हो गया है। तो अभी तक हमारे पास टूरिज़्म का आप देख लीजिए वो सफ़र है, और वो इम्पैक्ट जो रहेगा लोगों के जहन में, ये बात आज नहीं ये सालों साल रहेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़बरदस्त रेज हो गई है, और आपको फिक्स करनी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस पे कर लेंगे, कोई आगे है नहीं, कोई ये भी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।